अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज अनफॉर्चुनेटली एक खूबसूरत सी मैचिंग हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और मॉर्निंग शो के अंदर सुबह सुबह जो है वो अफशीन से ही स्टार्ट करते हैं। अफशीन के पास बहुत सारा ज़ख़ीरा होता है। आज मैं अफशीन से बैठ के बात कर रहा था तो हम बहुत सारी बातें प्रोग्राम से पहले ऐसी भी कर रहे होते हैं जिसको हम यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आज जानी और समझी, नेवर गिव अप। हाँ, लाइफ को आप कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोबारा से लाइफ की खूबसूरती है सबसे बड़ी ना। और अच्छी बातों का आगाज करती हैं अफशीन विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डिले। तो अच्छी बातें अफशीन के पास होती हैं। अफशीन आज बहुत अच्छी बात है। अच्छा। जो कि मुझे पहले अप्लाई करनी चाहिए, बाद में लोग अप्लाई करें, लेकिन वाकई मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि अच्छी बात आज की ये है कि अल्फाज का वजन होता है, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। जो अल्फाज होते हैं ना, दे हैव एनर्जी, मतलब दे आर एवरीथिंग। आप सबसे पहले आपकी सोच आ गई, जो आप सोचते हैं वो आपके अल्फाज बन जाते हैं, जो आपके अल्फाज होते हैं वो आपके हालात बन जाते हैं, और जो आपके हालात होते हैं आपकी तकदीर बन जाते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में हर चीज़ इन अल्फाज से शुरू होती है। अल्फाज सिर्फ आवाज़ या जुमले नहीं होते, बल्कि इनमें एहसासात, ख्यालात, असरात होते हैं और जज्बात भी होते हैं। बिल्कुल, जो सुनने वाले के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाल सकते हैं। एक गलत या बेएहतियाती से कहा गया लफ्ज किसी का दिल तोड़ सकता है या ताल्लुकात खराब कर सकता है। आपने देखा किसी की थोड़ी सी बात मुझे अगर क्लिक कर जाए, मैं उस पर घर जाके सोचती रहती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ अगले दिन जाके मैं मतलब समहाउ किसी के बैड वर्ड्स या फिर उनकी एनर्जी बहुत मैटर कर रही है। लफ्जों के साथ ऐसा भी होता है ना, कभी कभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, समवन केम इन योर लाइफ और इन योर रूम एटलीस्ट, और वो एक जुमला ऐसा कह के चले जाते हैं कि आपका मूड अच्छा हो जाता है। या कभी कभी आपका मूड इतना अच्छा होता है और कोई शख्स एक जुमला कह के चला जाता है, आपके तन बदन में आग लग जाती है। एग्जैक्टली। यानी कि अगर कहते हैं ना, दो लोगों के दरमियान जो सुलह कराने वाले शख्स है वो सबसे अच्छा है। क्यों? दो लोगों के दरमियान अगर कोई झूठ कहकर भी सुलह करवा रहा है ना, तो समझो वो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहा है उनके दरमियान, ताकि उनके दरमियान सुलह हो। तो मेरे ख्याल में जो अल्फाज होते हैं वो रिश्ते मजबूत करते हैं और दूसरों की इज्जत बढ़ाते हैं। लिहाजा बोलने से पहले हमें अपने अल्फाज के असरात पर गौर करना चाहिए कि क्या हमारा जो कलाम है, जो हम बात कर रहे हैं, वो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। क्या हम अपनी बात इस अंदाज में कर रहे हैं जिससे मसाइल बढ़ने के बजाय हल हों, क्योंकि मुस्बत अल्फाज जो हैं वो दूसरों की हौसला अफजाई कर सकते हैं, दिल को सुकून दे सकते हैं और ताल्लुकात मजबूत बना सकते हैं। ज़बरदस्त। आज की बात तो बड़ी खूबसूरत है अफशीन। ये जो आपने बात की है ना कि वर्ड्स हैव पावर, और पावर जो है वो हर शख्स हासिल करना चाहता है। तो अल्फाज ऐसे होने चाहिए, लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात को लोग समझें, जाने। और वो कहते हैं ना कि पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। वो पहला मिसरा इसका यही है कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल में असर रखती है। वो जो मामला है ना वो इसी तरह है कि जब आपके अल्फाज दूसरों को जो जज्बात उनको ठेस पहुंचा रहे होते, तो आपको सोचना चाहिए कि आपने क्या कहा है। समटाइम्स आपके एक्शन नहीं होते। बड़ी अच्छी खूबसूरत आपने बात की। इसी से स्टार्ट ले लेते कि जब रिश्ते भी खराब कर सकते हैं ये अल्फाज, और नफरत या बदगुमानी भी पैदा कर सकते हैं। लिहाजा कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए, और जिससे मोहब्बत परवान चढ़े और आपका इखलाक दूसरों के दिल जीत ले, इतनी अच्छी बातें कीजिए। और अगर आपके पास कुछ अच्छा कहने को नहीं है तो खामोश रहिए। बिला वजह नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ना कीजिए। एनवायरनमेंट को अच्छा रहने दीजिए, पुरसुकून रहने दीजिए। बहुत अच्छी बातों से आपने आगाज़ किया। और ये जो बात थी, ये चीज़ तो मैं एक शख्स के रेफर करना चाहूँगा, और वो शख्स हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आप या तो खामोश रहिए या तो अच्छा बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब, मतलब मुझे पर्सनालिटी बड़ी पसंद है ना। वो पर्सनालिटी जो बड़ी लविंग सी और चिलिंग सी पर्सनालिटी, लेकिन जिस मनसब पे आप फाइज हैं उस मनसब के ऊपर बड़ा नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं चल सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े करिश्मेटिक होते हैं, बड़े आउट ऑफ द बॉक्स जाके दरिया का जो रुख होता है उसके अगेंस्ट जाके तैरने की कोशिश करते हैं, वो समटाइम्स कामयाब भी हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उस बंदे का, उस शख्स का मिजाज ऐसा है कि वो पूरी दुनिया टेंशन ज़दा है, माहौल पूरा वॉर है, उनको अपनी मस्ती पड़ी है।
वो कोशिश ये करते हैं जो नार्सिसिस्ट टाइप लोग होते हैं ना कि सब मुझे जो है ना वाह नोबेल नाम मिलता रहा कि मैंने ही पाकिस्तान इंडिया की जंग खत्म कराई और ठीक है चले पाकिस्तान ने क्रेडिट दे दिया, लेकिन इंडिया ने क्रेडिट नहीं दिया। इंडिया कहता है कि हमने खुद खत्म कराई है भाई ये जंग और हमने नहीं लिया था अबू का सहारा ना। बहरहाल अब वो ईरान और इसराइल की जंग पर भी बात कर रहे हैं कि वही जो बीच में सालिसी का किरदार था वही मैंने अदा किया और ईरान एंड इसराइल केम टू मी और मैंने जो है वो सीज फायर कराया, हर जगह काबू बन रहा है। तो अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट में बताया है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की है अमरीकी हमलों के बाद भी जंगी नुकसान का इब्तदाई तज्जिया किया गया है। और हफ्ते को अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बमबारी की, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात खत्म करने का दावा किया था। मतलब वो कह रहे हैं कि अमेरिकी वजीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है और अमेरिकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ ने अपने बयान में कहा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया है, यानी कि कुछ नहीं छोड़ा है। बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ है। मतलब एक ये तासुर दिया जा रहा है कि भाई हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं इस जंग में। This could be a deception as well for me. यू रिमेंबर के लास्ट डेज मुस्तफ़ा नगरी साहब ने भी ये कहा था जो कि ईरान में बैठे हैं और हमारे एक बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं प्रोग्राम का हिस्सा है। ही सेड दैट कि ऐसा कुछ नहीं है, घर के बराबर में ही उनके वो तंसीबात का जो एक जगह है ही वाज देयर, लेकिन कोई धमाके की आवाज़ नहीं है, कोई बम्बार्डिंग की आवाज़ नहीं है, कोई ऐसा कोई शेकी मूवमेंट नहीं है। सो दिस कुड बी अ डिसेप्शन। लेकिन अगर अमरीकी वज़ीर दिफा कह रहे हैं महकमा वहाँ से दिफा से, सो लेट्स सी क्या हो सकता है। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप की अगर बात करें तो बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद कर दिया गया, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ने भी सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिखा है। बिल्कुल, सदर ट्रंप को इसराइल ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने के एतराफ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया गया है। खत में बडी कार्टर ने लिखा है कि दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े रियासती मुआवन को मोहलिक तरीन हथियारों के हुसूल से रोकने और इसराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली और तारीखी किरदार के एतराफ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे कबल पाकिस्तान ने भी अमरीकी सदर ट्रंप को भी नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश का खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेजा था और ये जो पाकिस्तान ने भेजा इस पर भी बड़ा एक मजे का फेस ट्रोलिंग हो रही थी कि क्यों हुआ है। तो इसके अंदर एक बात ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को, पूरे अमेरिका को नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम कंट्रीज को ना व्हाट दे डिड इन पास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करते हुए पाकिस्तान का ये जो डिप्लोमेटिक एक बड़ा अच्छा स्टांस था, ये बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेप था जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने, पाकिस्तान की जो मिलिट्री जो पावर है उन्होंने ये फैसला किया। उसके बाद आप देखें ईरान का जो मामला था, पाकिस्तान और अमेरिका के जो गुफ्तगू हुई है फील्ड मार्शल साहब की और ट्रंप की, तो हम विन विन पोजीशन में थे हर तरफ। पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने दी ईरान के खिलाफ, तो ईरान को ये पैगाम दिया कि ईरान बरादर मुल्क है, ईरान के साथ खड़े हैं। और अमेरिका को भी नाराज़ नहीं होने दिया, क्योंकि अमेरिका ने कहा था सालिसी का किरदार अदा करे, पाकिस्तान डिड दैट वेरी वेल। बिल्कुल। तो माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इस दोनों जंगों में कामयाब रहा, चाहे वो पाक भारत हो या चाहे वो ईरान इसराइल हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो खित्ते में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, उस एतबार से पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है दोनों जंगों में, चाहे वो भारत हो चाहे वो ईरान हो, दोनों बरादर मुल्क हैं, लेकिन एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ हमारा एलाय है। आप ये देखें कि भारत को इस पूरी जंग के अंदर कितना नुकसान हुआ है। हाँ, दोनों तरफ, ईरान में भी उसको नुकसान हुआ,
जो उसके जो फिजाई नुकसान भी हुआ उसको, बहरी तौर पे भी नुकसान हुआ। मतलब भारत यूज्ड टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ईरान, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर कितना बैकफुट पे चले गया भारत ईरान से। इवन अमेरिका का एतमाद भी भारत पे से अब बिल्कुल खत्म हो गया। मोदी को जितना नॉन सीरियस ट्रंप लेता है उतना शायद कोई और शख्स नहीं लेता। तो मेरे ख्याल में अब कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने से पहले भारत 10 दफा सोचेगा। नहीं, अगर अभी सिंदूर ऑपरेशन करने का सोचेंगे तो हम हैं तैयार विधवा करने के लिए। और जहां तक कि उसके फॉल्स फ्लैग की ऑपरेशन की बात है, तो इसी तरह जो अमेरिका और इसराइल जो है वो जिस तरह से वो अपना प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जिस तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसी तरह उन लोगों का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है ना, एक मोहरा है जिसको वो चलकर समझते हैं कि इस तरह से हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो हर दफा मुंह की खाते हैं। जस्ट वांट टू से कि भारत को इस जंग के अंदर मैं कहता हूं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लफ्जी जमा खर्च कर लेते आप, जो कि आप हमेशा करते हैं ना। पाकिस्तान का मामला था तो पता नहीं उनके मीडिया एंकर्स ने, उनके लोगों ने, उनके टीवी चैनल्स ने क्या कुछ नहीं दिखा दिया पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके ऊपर जग हंसाई हुई। लेकिन आप ईरान के साथ एक आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, आप चाबार जो पोर्ट है उसके आप हिस्सेदार थे, शराकतदारी में, चीज़ों में थे आप एटलीस्ट उसी वक्त का मान रखते हुए अगर आप थोड़ी सी डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनी बेहतर करते तो शायद यू कुड बी इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन इस वक्त वर्स्ट पोजीशन में अगर इस पूरे खित्ते में कोई है तो वो सिर्फ भारत है, वो सिर्फ मोदी अंकल है। और उसको ये सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से हमारी अस्करी क़यादत को, अरे तो मैंने पहले भी कहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था, सीने पे सांप लौट गया। I told you अफशीन कि आप मोदी को कॉल करें और मोदी को बताएं अगर तुम्हें तकलीफ है तो हाफिज दवाखाना गेट नंबर 4 पिंडी के अंदर है, वहां आए, आपका मुस्तकिल इलाज कराया जाएगा। लेकिन नहीं सुन रहे वो, तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं। लेकिन बैक टू द टॉपिक, ईरान की अगर बात करें तो ईरान का कहना है कि हमने गैर कानूनी जारियत का सामना डटी हुई जो है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह किया है। ईरानी मंदूब ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल, इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमले किए हैं। उनका मजीद कहना था कि सलामती कौंसिल का ईरान पर जौहरियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला यूएन करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत गैर जरूरी है। ईरानी मंदूब का मजीद कहना था कि ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। IAEA को ईरान की सलामती का हामी होना चाहिए। अच्छा, ये IAEA जाकर इसराइल को नहीं मॉनिटर करता कि वो कितनी यूरेनियम अफजोदगी कर रहा है, वो कितनी एटमी सलाहियतें हासिल कर रहा है। जैसे उसको हक है अपनी डेटरेंस का, उसी तरह दूसरे भी ममालिक को अपनी डेटरेंस का हक है, और वो भी ऐसे जारियत करने वाले मुल्क से जैसे अब इसराइल है। पूरी दुनिया जानती है दहशतगर्द मुल्क है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वो फैला रहा है, गजा में वो मासूम जानों का कत्ल कर रहा है। इसी तरह अगर खिते में भारत हो गया, वो भी जा रहे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो कश्मीर में जारियत फैला रहा है। तो ऐसे लोगों के पास तो फिर एटमी हथियार होने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सवाल ये होता है ना कि आप जब ईरान पर बात आती है तो ईरान ने एक पूरी सैंक्शंस वाली लाइफ गुजारी है, सैंक्शन थी उसकी लाइफ। और आप देखें कि बहुत सारी उसके ऊपर कदगन लगाई गई इंटरनेशनली, और इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब उसके ऊपर कदगन लगाई गई तो वो आइसोलेट हो गया ईरान। जब आइसोलेशन में आप होते हैं या तो आप तबाह हो जाते हैं, टेक ओवर कर लिए जाते हैं, या फिर आप बन जाते हैं। अब ईरान अपनी हर चीज़ का खुद मुख्तारी से जो है वो फ़ायदा उठाता है, और सबसे ज़्यादा उसने जोर दिया है अपने जो डेटरेंस होते हैं मामलात, दिफाई मामलात होते हैं, इसीलिए ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी पर हमला करना का फौरन जवाब दिया है। क्योंकि अगर वो फौरन जवाब नहीं देता तो इसराइल और अमेरिका मिलकर उसको गाजा ही बना देता, और कोई भी मुल्क जिसके पास अपनी डेटरेंस के लिए कुछ नहीं है तो उसका हाल गाजा जैसा ही होना है या कश्मीर जैसा ही होना है। तो इसलिए अगर ये एटमी यूरेनियम अफजोदगी कर रहा है तो वो अपने हक में सही कर रहा है, अपने हक में बजानिब है। तो ईरान एटमी तवानाई एजेंसी ने ऐलान किया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही किया है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम किसी रुकावट के बगैर दोबारा शुरू करेंगे। हम यूरेनियम की अफजोदगी दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम बहाल कर रहा है, एटमी तनसीबात की तामीर नौ हो रही है। ईरानी अहदेदार ने कहा कि
फर्दू न्यूक्लियर साइट की सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा है। अपने बयान में कहा कि ईरान पर हमले के बाद ताबेकारी में इजाफे की कोई इतला नहीं मिली है। जबकि जी, उनका मजीद कहना था कि तीनों एटमी तनसीबात पर ताबकारी की सतह में किसी इजाफे की इतला नहीं मिली है, क्योंकि अगर ये ताबकारी मवाद खारिज होता तो इससे डेफिनेटली ना सिर्फ उनकी कौम को नुकसान पहुंचता बल्कि उनके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वहाँ पर भी ये ताबकारी मवाद जाकर जो है ना बहुत सी बीमारियाँ और माहौलियाती आलूदगी पैदा कर सकता था, जिसकी वजह से बहुत खतरे की बात होती। लेकिन उसने ये भी बता दिया है कि इस तरह के कोई ताबकारी मवाद खारिज नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से इट्स सेफ टू गो। और इनका ईरान ने IAEA से अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। बिल्कुल उनको चाहिए कि अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। क्यों एक मुल्क ने, क्यों इसराइल ने, क्यों अमरीका ने ईरान को हमला करके उसको डिसआर्म करने की कोशिश की, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने की कोशिश की, जबकि वो किसी पर हमला भी नहीं कर रहा था। और अगर वो यूरेनियम अफजोदगी कर रहा है तो हाँ भाई वो अपनी हिफाजत के लिए कर रहा है ना, ठीक है। तुमको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तुम अपनी खैर मनाओ। लेकिन बस वही ईरान क्योंकि जो है इसराइल की पहली पॉलिसी में है, ये एक्सपेंशन पॉलिसी में ये बात वाज़ेह है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने खित्ते में अपना को एक्सपेंड करते जाना है। अफशीन, यहाँ पर मुझे एक बात कहने का मौका दें। एक बात है कि इसराइल जो कि बिला तस्खीर समझा जाता था, जबकि नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, नाकाबिल तस्खीर, दैट्स द राइट वर्ड, थैंक यू वेरी मच। नाकाबिल तस्खीर जो समझा जाता था, अब ईरान ने जो एक अरसे से अटैक्स किए हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और इतनी तबाही मचाई है इसराइल के अंदर कि अब पूरे खित्ते के अंदर जो इसराइल का एक दबदबा था, एक रोब था, एक डर था, वो मलियामेट हो चुका है। ना सिर्फ इसराइल का, भारत का भी, यानी कि जो दोनों ममालिक हैं जो ये चाह रहे होते हैं। अब अमेरिका सोच रहा होगा इस वक्त कि दोनों ही जो औलादे थी कि ये एक यहाँ संभाल लेगी, एक वहां संभाल लेगी, दोनों नाकारा हो चुकी है। तो अब हो सकता है अमेरिका वुड बी कंसीडरिंग सम अदर टू अडॉप्ट सम अदर चाइल्ड। नहीं, लेकिन इससे क्या हो गया कि ना सिर्फ ये कि अमेरिका को ये पता चला कि ये ममालिक जो ईरान और पाकिस्तान जो हैं हल्के में लेने के नहीं है, ना सिर्फ ये बल्कि उसको इससे ये भी फ़ायदा पहुंचा कि वो इसराइल और भारत को बता दे कि भाई आप हमारी मदद के बगैर कुछ नहीं है। भारत के भी राफेल तैयारे जैसे गिरे हैं बैक टू बैक, तो उसके बाद उसको भी अंदाज़ा हो गया कि हमारी जो एयरफोर्स है वो नाकारा है। ठीक है जी, जबकि पाकिस्तान और ईरान की भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा इंटरेस्टिंग था और जो इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ है वो आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली, स्मूथली, पीसफुली जो कदम बढ़ाया है ये काबिल और है। छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस।